What the topic I have discussed you studied? I think the moment of force and principle of moment of force. Left moment, sum of left moment equal right moment, or the moment of force, sum of the moment of force is equal to 0. This is the moment of force. Today's one topic, that is couple. You know couple. अभी what is couple here? Sir, please explain. The axis of rotation means the line about which the object rotates is known as axis of rotation. ठीक है? जैसे जैसे देखो, suppose that I have this copy. I have this copy. ठीक है? ये कॉपी हमारे पास है और हमने इसको ऐसे यहाँ पकड़ा गया, ठीक है, और इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट का मतलब ये इस लाइन के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। जैसे देखो, अगर ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें और यहाँ पे फिक्स कर दें तो इसी के इर्द गिर्द ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। तो किसी फिक्स लाइन के अबाउट जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी लाइन अबाउट विच द ऑब्जेक्ट रोटेट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ व्हाट इज कपल? कपल को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके घरों पे जो टैप लगे होते हैं। अब तो एक्चुअली राउंडेड टैप आ रहे हैं, तो भी अगर आप टैप को खोलते हो तो अपनी 2 उंगलियों का ऐसे इस्तेमाल करते हो, ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना ओपन करने के लिए। वाटर टैप को खोलने के लिए आप ऐसे उसको इस्तेमाल करते हो। मतलब एक ऐसे जो फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स लेफ्ट में जाता है और एक फोर्स राइट में आता है। तो कहने का मतलब कि अगर इस टाइप के फोर्स हो, एक इधर हो और एक इधर हो, बट द कंडीशन इज बोथ आर पैरेलल, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। These forces are known as couple. ठीक है? This type of force is known as couple. So what is couple? A pair of equal, opposite and parallel. देखो, अगर ये 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का होगा। अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का ही होगा। दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे और पैरेलल होंगे। इस दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कपल। यानी इक्वल, अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स आर नोन एज, यस यस, पैरेलल, इक्वल, अपोजिट फोर्स आर नोन एज couple, and the distance between them is the perpendicular distance, and you may suppose this is d r x may be something. Then what is the moment of couple? अगर moment of couple की बात करें, moment of couple, so the moment of couple means just multiply one force, any one force, either this one or this one. किसी एक फोर्स की बात करें, क्योंकि बोथ आर इक्वल, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between these two forces, and the perpendicular distance between these two are d, so f into d. This is the again moment of couple, or you may see a torque or anything. This one is f into. For example, suppose that there are two forces applied equal and opposite of 5 Newton. There are two forces are applying equal and opposite forces applying at an object which are of 5 Newton, and the perpendicular distance
between them is 3 meter. Tell me what is moment of force? Sorry, moment of couple. What is moment of couple? 14, 15 Newton meter. Yes. I that is 15 Newton. तो सिंपली इसलिए बताया है कि अगर क्वेश्चन आता कैसे पहले इसको समझो। आपसे पूछेगा व्हाट इज कपल, तो जस्ट यू विल टेल कि इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस आर नोन एज couple and the moment of couple is defined as the product of one force and the perpendicular distance between them. The SI unit of couple is Newton. Sorry, the SI unit of moment of couple is Newton meter. I think everyone is clear about this things. Clear है? Yes. तो सुमित है रिमझिम अनिमेश। तो सबसे पहले सुमित, व्हाट इज कपल? What is SI unit of couple, moment of couple? What is formula for moment of couple? ठीक है, और इतनी ही कॉपी में लिखना भी है आपको, इससे ज्यादा लिखना भी मत, इससे ज्यादा मत लिखना। ठीक है, चलो रिमझिम, रिमझिम यादव, टेल मी व्हाट इज कपल। टोटल बता दो, जितना बताया सब बोलो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब बेटा अगले चैप्टर पे चलते हैं। एंड चैप्टर सॉरी टॉपिक जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इस पॉइंट को तो वैसे आप पहले से भी वेरी वेल नो हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सपोज दैट कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यू नो कि दिस ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। मान लो ये स्टोन ही है, पत्थर ही है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वी आर स्टडीइंग अबाउट द रिजिड बॉडी, सो ऑल द concept will be discussed only related to the rigid body in this topic. So this is suppose that a rigid body, solid object, because in that we have supposed solid as a rigid, and it is made of different individual particles. So, what is the center of gravity of that object? Means तो suppose that कि इसमें 100 molecules है, 1000 molecules है, 10 lakh molecules है, तो हर एक molecule का अपना अपना weight होगा, चाहे वो जितना भी हो। ठीक है, तो सभी molecules का मिला करके इस स्टोन का weight होता है। अब ये पूरे स्टोन का वेट या पूरे सॉलिड या रिजिड जो भी आप कह सको, इसका वेट किसी एक ऐसे पॉइंट पे काम करता है जहां पे उसका टोटल वेट डिपेंड करता है। सिंपली अगर हम एक्सप्लेनेशन के तौर पे इस कॉपी को ले और इस कॉपी को अगर यहाँ पे टिकाते हो, अगर यहाँ पे हम इसको सर्च करें, यहाँ नहीं टिक रहा है, गिर जा रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये टिक जाएगा, जहां पे जैसे मान लो ये यहाँ पे टिक गया, ये टिक गया, तो दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस कॉपी। बात समझ में आ गया? इस कॉपी का जो भी वेट है इस पॉइंट पे सेंटर्ड है, इसी पॉइंट पे इसका वेट डिपेंड करेगा। नहीं तो अगर यहाँ जैसे करें गिर जाएगा, इधर करेंगे गिर जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट
जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल वेट डिपेंड करता है। यानी सिंपली अगर बात करें कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यू विल से अ पॉइंट where the total weight of the object depends is known as center of gravity. Very simple. The point where the total weight of the object depends is known as center of gravity. Clear? दे तो बोलते ही नहीं है सब। अनामिका, आर यू प्रेजेंट? टेल मी व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? पूरा गलत, फिर से बोलो। नहीं, फिर से बोलो, फिर गलत बोल दिया। यस अर्थ करना दिया। टेल मी। यस, क्लियर अनामिका, नॉट मास। आप बोलोगे वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि मास में जैसे ही कहेंगे तो वो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास आप 11th में पढ़ोगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं। तो द पॉइंट वेयर अ टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सपोज दैट देयर इज अ मॉलिक्यूल whose weight is W1। मान लो एक पहला मॉलिक्यूल है जिसका वेट W है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पे ले लें जिसका वेट W2। ऐसे मतलब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके वेट हैं, और इन सबका एक यहाँ पे एक सपोज दैट यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये जितने भी वेट है, ये तो मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के वेट हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है जिसका वेट है, एक यहाँ पे है जिसका वेट है। तो ऑल दी, ये बिकॉज दिस इज मेड ऑफ इंडिविजुअल एन पार्टिकल्स, तो इसमें एक यहाँ मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मॉलिक्यूल जिसका वेट है एक यहाँ, लेकिन एक ऐसा पॉइंट ये ले लो जहाँ पे इसका टोटल वेट डिपेंड करता है, तो दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीजी जिसको बोलते हैं, सीजी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। So this is the point where the total weight of the object depends. Clear students? अब करें। चलो अब कुछ डायग्राम बना रहे हैं, और उस डायग्राम को आप भी बना लेना कॉपी में। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो टॉपिक्स हम जो हम बताते चल रहे हैं आपको, लर्न जो भी आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, उसको एज इट इज नोट करते चलना, ठीक है। पॉइंट्स नोट कर लेना, फिर उसके बारे में लिख लेना, फिर भी उसके बाद कोई दिक्कत होगी। बाकी पीडीएफ भी आपको मिलेगा, पीडीएफ। और आपको पहला लेक्चर आपको दे चुका है, आप देखेंगे उस वीडियोस को, आज पोस्ट किया आपके लिए, और बाकी अब पोस्ट होते रहेंगे, और जो पीडीएफ हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बट बिफोर दैट पीडीएफ, तो जस्ट एक आपका मतलब एज ए वर्क 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 होगा जो आप कंप्लीट करेंगे। लेकिन वैसे मैं उम्मीद करता हूँ फिजिक्स की क्लास में कि आप फिजिक्स को थॉरोली जो क्लास में याद कर ले, वही हमेशा के लिए याद है। थ्योरेटिकल पोर्शन जब याद रहता है तो न्यूमेरिकल पोर्शन ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और अब तक हमने आपसे जो बताया है, कल से स्टार्ट किया मूवमेंट ऑफ फोर्स, वो भी क्लियर होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, कपल क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, ये पॉइंट वाइज आपको याद रखना चाहिए। और आई थिंक अभी हमने सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, और सबके माइंड में एक बार ब्रेन अप हुआ होगा, और सारे पॉइंट याद ही होंगे। जैसे बताया वैसे लिख लेना, जितना शॉर्ट लिखोगे विद इन 1 लाइन 2 लाइन उतना ही सही होगा।
जितना लेंथी लिखोगे वो डल होता जाता है। बिल्कुल शॉर्ट में लिखना, बिल्कुल जहां तक कोशिश करना शॉर्ट में लिखना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपको सिर्फ एक लाइन में बताया है कि द पॉइंट वेयर द टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इससे ज्यादा मत लिखना। और बाकी ये डायग्राम आपके सामने दिया है। नाउ द क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। ऐसे क्वेश्चन करता है कि वेयर ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट लाइज। तो कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनके बारे में पूछता है, उनके डायग्राम हम आपको बता रहे हैं और वो आप नोट कर लेना, ठीक है। तो पहले उससे पहले पॉइंट्स लिख लो। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी of some regular shaped object having uniform density। मतलब रेगुलर शेप मींस इनके शेप हमेशा ऐसे ही होते हैं। जो फिक्स्ड शेप होते हैं रेगुलर शेप, और इनकी डेंसिटी भी एक जैसे होती है, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इनकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हम क्यूबाइड ले लिया, क्यूब ले लिया। अब जैसे क्यूब का आप समझ गए, क्यूबाइड बोल दिया आप समझ गए, सर्कल बोल दिया आप समझ गए। तो अच्छा ठीक है, देखो हमने कहा है कि रेगुलर ऑब्जेक्ट, रेगुलर शेप मींस जिनके रेगुलर शेप फिक्स हो। जैसे अगर ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल नाम लिया तो आपके माइंड में मेकअप आ गया कि एक ट्रायंगल जिसका 3 साइड होता है। बात समझ में आ गया। अगर हमने कहा कि क्यूबाइड तो आप तुरंत समझ गए जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। सर्कल तो आप तुरंत समझ गए कि सर्कल जिसका एक रेडियस होता है और फिक्स पॉइंट के अराउंड इसका लोकस होता है। तो स्क्वायर, तो स्क्वायर जैसे ही आपने बोला आप समझ गए कि इसके वर्टिसेस जो है 90 डिग्री पे होते हैं, साइड इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है। सिलेंडर, जैसे सिलेंडर बोल दिया आप समझ गए इसके दो एंड सर्कुलर होते हैं। तो ये फिक्स पॉइंट जो आपको ऑलरेडी आप उसके शेप के बारे में जानते हो कि ये ऐसे ही होते हैं। क्लियर। अगर कोन बोल दिया तो कोन आप समझ गए कि हाँ कोन एक ऐसा होता है जिसका एक टिप पॉइंट होता है और शार्प पॉइंट होता है और दूसरे पे सर्कुलर एंड होता है, ठीक है। और किसी एंगल को, सॉरी किसी ट्रायंगल को रोटेट करके बनाया जाता है। तो वेरी वेल आप उस बात को समझते हैं कि इन शेप्स के अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपसे पूछता है तो आप कैसे बताओ। तो पॉइंट्स लिख लो कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट्स लिख लो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी। ये पॉइंट हो गए। और उसमें पहला है सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क। अब सर्कुलर डिस्क का मतलब हो गया, सर्कुलर डिस्क का मतलब देखो, सर्कुलर डिस्क का मतलब एक कोई वायर नहीं हुआ। जैसे आप एक प्लेट समझ लो, प्लेट, प्लेट जिसमें आप खाना खाते हो, ठीक है। जस्ट लाइक या आप डिस्कस थ्रो में जो आप डिस्क थ्रो करते हो खेल में, तो उस डिस्क की बात कर रहे हैं जिसका एक यूनिफॉर्मिटी होती है डेंसिटी में। अगर प्लेट की बात करें तो प्लेट भी जस्ट लाइक जो आपकी थाली है वो भी जस्ट लाइक सर्कुलर डिस्क, लेकिन अब बिल्कुल उसका सरफेस एक जैसे हो। मतलब एक सॉलिड को सर्कुलर में काट दो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एक इसको एक बिल्कुल सर्कुलर ही सॉलिड हो, ठीक है। तो उसके बीच में कोई इसके रिंग टाइप का ना हो, दैट इज अ सर्कुलर डिस्क। जो डिस्कस थ्रो में खेल में यूज करते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर।
और ये आपका सर्कुलर डिस्क होगा जिसका ये ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। ठीक है, और इसके बाद इसको कलर कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये टोटल क्या है, सॉलिड है। ये दिस इज द सर्कुलर डिस्क, ये कंप्लीटली क्या है, सॉलिड है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्फीयर। स्फीयर स्फीयर दोनों में अंतर है ना बेटा। सर्कुलर डिस्क जो है जस्ट लाइक हमने बोला है कि प्लेट की तरह, और जब स्फीयर बोल दिया तो स्फीयर में जैसे बॉल हो गया, दोनों में अंतर है। बॉल वो भी सॉलिड बॉल, जैसे क्रिकेट की बॉल सॉलिड होता है, ठीक है, ऐसा बॉल जो सॉलिड हो, जिसके बीच में कोई पोर्शन खाली ना हो, उस इसकी बात करते हैं। तो शेप तो दिखने में, अब जब 3D में बनाओगे तब तो अलग दिखेगा, और अगर 2D तो सेम ही दिखेगा, क्योंकि ये फ्रंट से डिस्क भी ऐसे दिखेगा और स्फीयर भी ऐसे दिखेगा। तो इसका भी ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, ये भी कंप्लीटली क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, ये कंप्लीटली सॉलिड होगा, और इसको भी स्फीयर का, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर इसका भी होगा। ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर मींस जो आप सर्कल खींचते हो, सर्कल का सेंटर जो मिलता है, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिक सेंटर। तो दिस इज आल्सो सॉलिड स्फीयर है, ये डिस्क है, ये प्लेट की तरह है और ये बॉल की तरह है, लेकिन देखने में अगर सामने से देखोगे तो दोनों एक ही तरह दिखेंगे। भाई सामने का पोर्शन तो वही दिखेगा, ठीक है, अगर 2D में आप बना रहे हो तो। रिटर्न रिटर्न स्टूडेंट्स। अच्छा, थर्ड वन इज, थर्ड की बात करें तो सिलेंडर, थर्ड में आएगा आपका सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर यू नो, सिलेंडर इज लाइक दिस। सिलेंडर ऐसे बनता है जिसका दो सर्कुलर एंड होता है, ठीक है, ये सिलेंडर है। और इस सिलेंडर का जो मिड, ये जो लाइन पास करती है इसके बीचों बीच से, देखो इसके बीचों बीच से ये जो लाइन पास करेगी, ऐसे लाइन, ये जो लाइन पास करती है, इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट, मान लो इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको लाइन ऑफ एक्सिस बोलेंगे, मिड पॉइंट या एक्सिस ऑफ द सिलेंडर बोलेंगे, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट, अब एक्सिस ऑफ पॉइंट सिलेंडर यहां से यहां तक का होगा, इसके बाद तो होगा नहीं, हमने वैसे दिखा दिया है, और ये बढ़ा के दिखाया लिखने के लिए, वैसे इसको रफ कर दे रहे हैं, नहीं तो आप कहोगे कि कहां तक जाएगा। एक्सिस ऑफ सिलेंडर यहीं तक आएगा, ठीक है, ये लाइन है एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और इसको इधर से रफ कर दे रहे हैं, ये लाइन है एक्सिस ऑफ सिलेंडर, इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ axis of cylinder, इसका मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फोर्थ में सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग
अब रिंग तो समझ ही रहे हो, रिंग में जस्ट एक सरकमफ्रेंस जो बीच में खाली होगा, सर्कुलर रिंग दिखने में वो भी ऐसे ही दिखेगा और इसका सेंटर होगा सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ रिंग is known as center of gravity. ठीक है, रिटर्न। आगे चलते हैं फिफ्थ ऑब्जेक्ट पे और इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, you know parallelogram is like this one, ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो, ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स, डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पे होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या बोलोगे, द पॉइंट ऑफ intersection of diagonals, the point of intersection of diagonals। written, यहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन ऑब्जेक्ट इज ट्रायंगुलर लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना। इस टाइप का ट्रायंगुलर से, अब ये ट्रायंगुलर लैमिना का मतलब हो गया एक ऐसा सॉलिड जो ट्रायंगल के शेप में बनाया गया है। ठीक है ना, तो इसका जो देखो, अगर ट्रायंगुलर लेमिना है तो इनके मीडियंस लेते हैं। ठीक है, मीडियंस यू नो, मीडियंस जो है सामने वाली साइड को डिवाइड करता है इक्वली। तो अगर यहां से मीडियन इस पे खींचा, इसका मीडियन इधर से खींचा और इसका मीडियन इधर से खींचा, ये तीनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द सेंटर ऑफ मीडियन का इंटरसेक्शन, where the median intersect each other। यहाँ पे क्या लिखेंगे, the point of intersection of median, the point of intersection of median is known as center of gravity of triangular lamina। ठीक है, कब करते हैं, सेवन हॉलो, हॉलो कोन। कोन आपको ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये कोन होगा, ये कोन होगा आपका, और ये हाइट आती है इसके, ये हाइट आती है इसकी, टोटल हाइट सपोज दैट है। अच्छा, हॉलो अगर कोन लिया है तो इसमें सॉलिड भी ले रहे हैं, सॉलिड कोन। ठीक है, दोनों लिखते हैं, सॉलिड कोन है हॉलो।
ठीक है, अब सुन लो, ये टोटल, अगर हॉलो कोन का मतलब बीच में खाली होगा, कोन तो होगा लेकिन बीच में खाली होगा, और सॉलिड कोन का मतलब कंप्लीटली फिट होगा, दोनों में अंतर है। ये खोखला है, बाहर बाहर से केवल स्ट्रक्चर है, और ये सॉलिड कोन का मतलब आइसक्रीम, ऐसे समझो, आइसक्रीम जब आप कोन में, कोन जो आइसक्रीम जो कोन जो आप लेते हो, अगर वो खाली हो तो होलो कोन बोलोगे, और जब उसमें आइसक्रीम फिल कर देंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर से बेस से सर्कुलर, ये बेस हो, बेस से ऊपर, ये टोटल एच है, एच का 1/3 यहाँ पे, एच का 1/3, जैसे मान लो अगर ये 9 मीटर है तो 9 का 1/3 कितना है, 3, और 3 इधर से लेंगे, इधर से 3 मीटर बेस से, ठीक है, तो 1/3 फ्रॉम द बेस ऑफ हाइट, ठीक है, यहां से क्या लिखेंगे, h/3 फ्रॉम इट्स बेस, ऐड कर दे रहे हैं यहां पे, एट h/3, अब हमने वर्ड में आप लिख ले ना, एट 1/3 ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम इट्स बेस, वर्ड में ऐसे लिखना, एट 1/3 ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ इट्स बेस, पूरा ऐसे लिख दे रहे हैं, एट 1/3 ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ बेस। लेकिन यही अगर सॉलिड होगा तो 1/4 पे हो जाएगा, एट 1/4 ऑफ its height from its axis of base, ठीक है, जो कोन आप खाते हो आइसक्रीम का, अगर वो फिल्ड है तो सॉलिड है, और अगर उसमें से आइसक्रीम खा के कोन बन गया वो हो गया, तो भरा हुआ आइसक्रीम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से 1/4 होगा, खाली का 1/3 होगा, और एक जल्दी कर लो, लास्ट लिख लो, क्यूब एंड क्यूबाइड, क्यूब एंड क्यूबाइड, cube and cuboid, center of gravity of cube and cuboid is the intersection point of its diagonal. Okay students, cube and cuboid intersection point of its diagonal, that is the center of gravity. तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।